हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड। इसीलिए इसको पढ़ेंगे टू एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी। अब आपको मैंने कुछ लुईस थ्योरी ड्रॉबैक्स बताएंगे, फिर आगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे कि लुईस थ्योरी का ड्रॉबैक है, मान लो कि मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ PCl5। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे PCl5, फास्फोरस सेंट्रल एटम है। अब मैंने एक बार 5 बॉन्ड बना दूंगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू लुईस। अब देखिए यहाँ 5 बॉन्ड बन गया। देखो 5 बॉन्ड बनने के बाद अब देखो एक बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरीके 5 बॉन्ड है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अभी फास्फोरस में कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अभी फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन है। बट लुईस ने क्या बता दिए थे? लुईस ने बता रहे थे जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो पार्टिसिपेटिंग एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट यहाँ पे फास्फोरस का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब दैट इज ए ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी। ये मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे लुईस ने, सो दैट इज वन ड्रॉबैक। मतलब 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल है और उसमें 8 से भी ज़्यादा रह सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन लुईस ने नहीं दिए थे। और एक एग्जाम्पल आप बताऊंगा BF3। मान लो इसका स्ट्रक्चर है BF3। नहीं, बोरोन ने 3 बॉन्ड बना दिया। देखिए फ्लोरीन ऑक्टेट हो गया। क्यों? फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन था, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट हो गया। आइए देखते हैं सेंट्रल एटम बोरोन में कितना इलेक्ट्रॉन है। बोरोन ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है। नहीं, अब देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके 3 बॉन्ड है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना? 2 × 3। इसका मतलब अभी बोरोन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? 8 से कम हो गया ना, तो ऑक्टेट यहाँ इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी स्टेबल है, बट लुईस का इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। सो दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी। तो ऑक्टेट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज वन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी। ठीक है, तो क्या बताएं? ऑक्टेट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेट्स हो भी सकता है, इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है और कम भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, दो एक ड्रॉबैक है। और एक ड्रॉबैक बताऊंगा। मान लो मैं वाटर लिखता हूँ, वाटर, हमने वाटर का लुईस स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे, हम वाटर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई वाटर को ऐसे लिख सकता है। तो वाटर ऐसे लिखेंगे तो लीनियर हो गया, ऐसे लिखे तो एंगुलर हो गया। अब बताएंगे वाटर ऐसे लीनियर एग्जिस्ट करता है, एंगुलर है, उसका शेप क्या होगा? लीनियर होगा या एंगुलर होगा? उसका तो इन्फॉर्मेशन मेरे को लुईस से नहीं मिल रहा था ना। तो लुईस ने ये नहीं भी बता पा रहे थे कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, और जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो बॉन्डेड एटम है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। सो लुईस कुड नॉट एक्सप्लेन शेप एंड बॉन्ड एंगल। तो मॉलिक्यूल बनेगा उसका शेप क्या होगा, उसका बॉन्ड क्या एंगल क्या होगा, इसका इन्फॉर्मेशन मेरे को लुईस थ्योरी से नहीं मिल पा रहा। ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, और एक ड्रॉबैक बताता हूं। मान लो एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं H2, नहीं HS बॉन्ड है, एक H2 है, और एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं Cl2। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल लिखा। मैं बताऊंगा कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, और क्या किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, कि HH का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है या Cl का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका भी इन्फॉर्मेशन मेरे को लुईस थ्योरी से नहीं मिल पा रहा। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड्स। सो दैट इज वन ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी। सो ये सारे जो ड्रॉबैक्स हमने देखे, सो ये ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सम पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रहा है? पहला पोस्टुलेट बताएंगे। वो कह रहा है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच में, उसमें क्या होता है? उसमें वैलेंस शेल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो जो सामने आते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर। उसमें क्या होता है? ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। उन्होंने कह रहे हैं कि अगर कोई
बन रहा है कोई दो एटम के बीच में, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक, ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, तो इसके बीच में ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग होने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो लुईस ने ये ओवरलैपिंग क्या होता है इसको नहीं बता दिए थे। तो इन्होंने बता रहे कि किस तरीके एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैलेंस शेल तो एटॉमिक ऑर्बिटल फिर बता रहे कि वैलेंस शेल के किस तरीके एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपको पता है कोई मान लो एक ऑर्बिटल है, उसमें एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सबको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर कोई ऑर्बिटल हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, उसको हम कहते हैं फुलफिल। ये हो गया फुलफिल ऑर्बिटल, फुलफिल हो गया, फुलफिल हो गया। ठीक, अगर कोई ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो हो गया हाफ फिल, दैट ऑर्बिटल इज हाफ फिल। हाफ फिल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से। तो याद रखना, तो वैलेंस बॉन्ड ये बता रहा है कि वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, और किस तरह का वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल ना, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब उस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो उस तरीके एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगा। तो याद रखना। और उन्हें बता रहे, मान लो ये 2 एटम है, एक एटम ए है, अनदर एटम बी है, ये इसका ऑर्बिटल वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बी एटम का वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल। और क्या बता रहा है, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट और बता रहे कि अगर उसका इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो दूसरा का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा ना, एंटीक्लॉकवाइज। ये कंडीशन होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया उस कंडीशन में, तो क्या होगा ना, ये ऑर्बिटल मान लो इसका न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस एक एक्सिस है, जेड एक्सिस, इसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्यों, एक्सिस इन विच द 2 न्यूक्लियस आर पासिंग, दिस इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो क्या इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो पास में आ जाएंगे उसको ओवरलैपिंग होगा। आइए ओवरलैपिंग होने से क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। नहीं तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इन अपोजिट स्पिन। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, समझ गया। तो ये था वन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अनदर क्या है, अनदर पोस्टुलेट्स उन्होंने बता रहे कि कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो क्यों बनता है मॉलिक्यूल्स। वो कह रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, कोई एटम का ओवरलैपिंग हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, उसमें क्या होगा ना, जो मॉलिक्यूल बनेगा, अट्रैक्टिव फोर्स शुड डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, मतलब नेट एनर्जी क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। एनर्जी शुड बी रिलीज, एनर्जी शुड बी रिलीज। तो अगर एनर्जी रिलीज होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो एनर्जी रिलीज होने के क्या होना चाहिए ना, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए, किससे, रिपल्सिव फोर्स। ये भी कंडीशन है, अट्रैक्टिव फोर्स शुड ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। ये कंडीशन में मॉलिक्यूल बनेगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, और इसका इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। नहीं, ये हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या, नेगेटिव है। अब जब 2 हाइड्रोजन एटम, इसका हाफ फिल है, मान लो इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन से हाफ फिल है। अब जब 2 मॉलिक्यूल आपस में आएंगे सामने, अब किस तरह के फोर्स पे देखना, तो मैंने मतलब ये न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो होगा क्या, रिपल्सिव फोर्स। ये भी काम करता है साइमल्टेनियसली। और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बीच में जो फोर्स करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स। और अट्रैक्टिव फोर्स कौन होगा ना, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, फिर इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, ये होगा अट्रैक्टिव फोर्स, ये होगा अट्रैक्टिव फोर्स। नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा का न्यूक्लियस, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स, या इसका इलेक्ट्रॉन,
इसका न्यूक्लियस, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स। तो आप देखिए जब भी कोई दो न्यूक्लियस जो एटॉमिक ऑर्बिटल या दो एटम आपस में सामने आ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों काम कर सकता है। और अट्रैक्टिव फोर्स होता है ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शंस, और रिपल्सिव होता है लाइक चार्जेस का रिपल्शंस। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्स दोनों काम करेगा, पर मॉलिक्यूल बनने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स शुड डोमिनेट रिपल्सिव फोर्स, ये होना चाहिए। हाँ, और एक थ्योरी ये बता रहे कि जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, ऑर्बिटल जितना ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और एक पोस्टुलेट याद रखिए, तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल सामने आएंगे और ओवरलैपिंग होगा तो डायरेक्शन प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। मान लो एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल से इधर आ रहा है, ये इस डायरेक्शन आ रहा है, वो उस डायरेक्शन आ रहा है, तो क्या उसके बीच में ओवरलैपिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। प्रॉपर डायरेक्शन मान लो ये डायरेक्शन है, इस तरीके डायरेक्शन आ रहा है। अब क्या होगा, इसका ऑर्बिटल इसे ओवरलैपिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कार्ड का ओवरलैपिंग हो सकता है। तो जब भी कोई ओवरलैपिंग होगा जो एटॉमिक ऑर्बिटल से वैलेंशियल वो प्रॉपर डायरेक्शन में आना चाहिए, तब क्या ओवरलैपिंग होगा, कोवैलेंट बनेगा। तो ये था पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बता रहे थे कि अगर ये सब ओवरलैपिंग वजह से दो तरीके के बॉन्ड बनता है। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इज नथिंग दैट इज बॉन्ड या टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कितने तरीके बॉन्ड बन सकता है या कितने तरीके ओवरलैपिंग हो सकता है। तो इसके हिसाब से दो तरीके बॉन्ड हो सकता है। एक बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, नहीं इस तरीके सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और एक बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, और सिंबल इस तरीके पाई। एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। मतलब दो तरीके है ओवरलैपिंग, सिग्मा ओवरलैपिंग एंड पाई ओवरलैपिंग। अब हम बताएंगे ये सिग्मा क्या है और ये पाई क्या है। सिग्मा और पाई। देखो सिग्मा ओवरलैपिंग किस कंडीशन बनेगा। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कह रहा है सिग्मा बनेगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे शुड कम अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मान लो एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल है। अब ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। अब ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मोस्टली जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। अब कह रहे हैं ये ऑर्बिटल और जो दूसरा ऑर्बिटल है ये कैसे आना चाहिए, दे शुड कम अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब एक एक्सिस में आना चाहिए। तो इस तरह के कंडीशन में अगर ऑर्बिटल आएंगे और जो ओवरलैपिंग होगा, बाद में क्या ओवरलैपिंग होगा, इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो गया, ये जेड एक्सिस बॉन्ड बन गया, नहीं पता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बॉन्ड बन गया, ओवरलैपिंग हुआ। अब जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ऑर्बिटल्स आएंगे और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और इसको ऑल्सो कहते हैं एंड टू एंड, हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। सो दैट इज द कंडीशन फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड कंडीशन क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल दे शुड कम अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो दैट इज द कंडीशन फॉर सिग्मा बॉन्ड। अब बताएंगे टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, किस तरीके का एटॉमिक ऑर्बिटल केस में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड जब दो एस ऑर्बिटल सामने आएंगे हो सकता है, दो एस, एक एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है, यानी स्फेरिकल शेप है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ओवरलैपिंग होगी, नहीं यहाँ ओवरलैपिंग होगी एस एस। अब जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग। सिग्मा ये एस ऑर्बिटल इसके बीच ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा एस एस अलग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हो सकता है सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग हो सकता है। और बताएंगे सिग्मा पी पी ओवरलैपिंग कैसे, एक पी ऑर्बिटल से अनदर पी ऑर्बिटल से
ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, पी का 2 लोब्स है, नहीं ये आपका न्यूक्लियस है। अब देखिए दोनों क्या होगा, अब आएंगे वापस में, ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बनेगा। अब इसको हम कहेंगे सिग्मा पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी है दो 2p ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है, नहीं तो एक पी एस बी ओवरलैपिंग हो सकता है, ये बताएंगे सिग्मा एस पी, मतलब एक एस ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल अनदर पी ऑर्बिटल, नहीं ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अब ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा एस पी बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 3 तरीका हो सकता है, एस एस ओवरलैपिंग से हो सकता है, नहीं तो पी और पी का ओवरलैपिंग से हो सकता है, नहीं तो एस पी का। ठीक है, याद रखना एस एस पी पी या एस पी। तो आइए बताते पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। देखिए ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, जो एटॉमिक, मान लो एक पी ऑर्बिटल बताता हूँ, पी ऑर्बिटल्स और एक पी ऑर्बिटल्स, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, नहीं ये न्यूक्लियस है। अब देखो ये 2 ऑर्बिटल क्या होंगे, पास में आएंगे, तो क्या होगा, केस में बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग हो गया, यहाँ ओवरलैपिंग हो गया। तो इस तरह के बॉन्ड को हम जनरली क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। तो क्या होगा, तो पाई बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या है, जो 2 पी ऑर्बिटल है या जो 2 ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, दे शुड परपेंडिकुलर टू ईच अदर या दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये ऑर्बिटल और अनदर पी ऑर्बिटल, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। उसके साथ साथ दे शुड परपेंडिकुलर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस में दोनों परपेंडिकुलर होने के साथ साथ और दोनों आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो याद रखना दे शुड बी एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एंड शुड परपेंडिकुलर अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन, पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उस कंडीशन में पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए कि अगर मैं बताता हूँ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, या देखना, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, देखना यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 न्यूक्लियस के बीच में है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइटली अट्रैक्टेड होगा। तो इसलिए हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। क्यों, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज टाइटली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, क्यों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में है। बट पाई बॉन्ड देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बनेगा, देखिए इस ओवरलैप पाई बॉन्ड को ऑल्सो हम कह सकते हैं साइड एज ओवरलैपिंग, ऑल्सो कह सकते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। साइड एज मतलब देखिए इसका पी ऑर्बिटल ऊपर भी ओवरलैपिंग हुआ, और फिर 2 लोब बिलो ओवरलैपिंग हुआ, साइड एज ओवरलैपिंग, ऊपर वाला लोब का ओवरलैपिंग हुआ और बिलो वाला लोब का ओवरलैपिंग हो गया, तो इसको कहते हैं साइड वाइज या लैटरल ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड को ऑल्सो कहते हैं, जैसे इसको कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसको ऑल्सो कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम वीक बॉन्ड कहते हैं पाई बॉन्ड। क्यों, देखना इसमें जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग हुआ, ऊपर हुआ और बिलो हुआ, देखिए न्यूक्लियस के बीच में नहीं है ना, न्यूक्लियस के ऊपर है, न्यूक्लियस के बीच में। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इतने टाइटली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इतना टाइटली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कहते हैं मोस्टली पाई बॉन्ड है नहीं। तो ड्यू टू ओवरलैपिंग वी कैन एक्सप्लेन व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। क्यों, वहाँ पे स्टैंड ओवरलैपिंग अच्छा हो रहा है सिग्मा बॉन्ड में, यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बताएंगे, जैसे बताते सिग्मा केस एस में बन सकता है, एस पी और पी पी, तो पाई बॉन्ड किस केस में बन सकता है, तो पाई बॉन्ड किस केस में बन सकता है, चाहे तो 2 पी ऑर्बिटल आ सकते हैं, 2 पी ऑर्बिटल वापस में साइड एज ओवरलैपिंग हो सकता है, इस केस में पी पाई बॉन्ड बनेगा। नहीं तो एक पी और एक डी आपस में आ सकते हैं, सामने आ सकता है, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स, उसका भी साइड एज ओवरलैपिंग हो सकता है। तो पाई बॉन्ड मोस्टली 2 तरीके हो सकते हैं, ड्यू टू पी पाई ओवरलैपिंग, नहीं तो ड्यू टू पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, ये हो गया आपका पाई बॉन्ड्स। So that's the important difference between sigma bond and pi bonds.
बताएंगे एग्जाम्पल्स हाउ मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक एग्जाम्पल हम बताऊंगा। मान लो एच ए मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है। मान लो एच, अब देखिए इसमें एच में कौन है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पता चल जाए उसमें कितने हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हाइड्रोजन 1s1 है, मतलब एस ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, नहीं, और एस ऑर्बिटल में इसे हम फिलअप करते हैं 100 हिसाब से, 1s2 हो गया। एस सबसेल मतलब इसमें एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, लिख दिया 3 ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे होल्स रूल हिसाब से, पहले सिंगल फिलअप करते हैं, कर दिया, इलेक्ट्रॉन बचे ना, और 2 इलेक्ट्रॉन है p5, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अब देखिए कितना हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये एक ऑर्बिटल है ना, इसमें एक ही हाफ फिल ऑर्बिटल है, इसका मतलब तो इसमें एक हाफ फिल ऑर्बिटल है, इसमें पी ऑर्बिटल हाफ फिल है, और इसमें एक एस ऑर्बिटल हाफ फिल है। तो ओवरलैपिंग कैसे होगा, एस और पी का ओवरलैपिंग होगा, नहीं बता हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल हाफ फिल है, वहाँ पे पी ऑर्बिटल हाफ फिल है। जो बॉन्ड बनेगा एच मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये हो गया हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल्स और फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल्स, नहीं ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हो गया न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक हो जाएगा, एक एंटी क्लॉक ऐसे रहेगा, ओवरलैपिंग हो गया, बन गया एच। तो जो एच पे जो सिग्मा बॉन्ड बना है दैट इज ड्यू टू सिग्मा एस पी ओवरलैपिंग, ऐसे एच मॉलिक्यूल बन जाता है, नहीं। सो अब एक एग्जाम्पल बताएंगे हाउ O2 इज फॉर्म, O2, ठीक है, लिख दीजिए इसको O2। O2 कैसे बनता है, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन आटम है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है कितना, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं तो क्या होगा, 1s 2s 2 में कितना रहेगा, 4 रहेगा, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। अब देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया ऑर्बिटल में, 2s एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन 2p4, अगर इस में भरेंगे उतना 2p4, पहले सिंगल भरेंगे होन्स हिसाब से, 3 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया, 4। अब देखिए कि ऑक्सीजन में अभी इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल से, 2 हाफ फिल ऑर्बिटल से, और कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल से। इसका मतलब ऑक्सीजन कंटेन 2 हाफ फिल पी ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा, जब 2 ऑक्सीजन आएंगे तो 2 पी ऑर्बिटल बीच में ओवरलैपिंग होगा। अब लिखते हैं 2 ऑक्सीजन, मान लो ये ऑक्सीजन है, एक दूसरा ऑक्सीजन है, एक हाफ पी ऑर्बिटल, मैंने लिख दिया अनदर पी ऑर्बिटल्स, ये ऑक्सीजन है। अब देखिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अब 2 ऑक्सीजन आटम आपके सामने आएंगे तो क्या होगा, तो ये जो ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, दे अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगा वो कौन सा ओवरलैपिंग होगा, जब वो सामने आएंगे अब वो ओवरलैपिंग होगा। हाँ, ये जो ओवरलैपिंग होगा पीपी ओवरलैपिंग हो गया अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसको हम कहेंगे दिस बॉन्ड इज सिग्मा pp बॉन्ड। अब देखिए ये दिस पी ऑर्बिटल दे आर पैरेलल टू ईच अदर अदर इज परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस, और इसके बीच जो ओवरलैपिंग होगा क्या होगा, पाई ओवरलैपिंग होगा, नहीं तो एक सिग्मा हो नहीं, ये होगा पाई ओवरलैपिंग। इसका मतलब ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया तो ऑक्सीजन से लिखेंगे तो ऐसे लिख देते, मतलब 2 बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, लिखते हैं एक सिग्मा एक पाई। तो याद रखना, तो ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है।